हेलो एशियंस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। यस, जेई एक्सप्रेस एडवांस के पीवाईक्यू का डिस्कशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स को आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वेव ऑप्टिक्स में पर्टिकुलरली इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इन दो पार्ट से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं और ज्यादातर हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो इंटरफेरेंस से आता है। तो देखते हैं पीवाईक्यू सीरीज में कि प्रीवियस ईयर में एडवांस में किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे गए और कैसे हमें आने वाले पेपर के लिए प्रिपेयर करना है। The question is from 2023 paper 2. The electric field associated with an electromagnetic wave propagating in dielectric medium is given by this one. Which of the following options are correct? तो देखिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये क्वेश्चन 23 में आपसे पूछा गया था। क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक इक्वेशन दी हुई है विच इज जस्ट सिमिलर टू द वेव इक्वेशन, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स की फॉर्म में है ये। तो ये पूरा हमारा हो गया ओमेगा और ये हमारा हो गया 2 पाई इंटू दिस एज ए की। जेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब वेव इज प्रोपिगेटिंग अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने इस वेव के लिए नोट किया, प्रोपिगेशन नोट किया हमने, प्रोपिगेशन इज अलोंग प्लस जेड एक्सेस, राइट, प्लस जेड एक्सेस। ओमेगा कितना है, ओमेगा अगर हम इसमें देखें तो ओमेगा इज 2 पाई इंटू 5 into 10 to the power 14. This is omega. और k की अगर हम वैल्यू की बात करें तो k is 2 pi into 2 pi upon 3 into 10 to the power 7. This one. Which of the following option is are correct? जो E नॉट दिया हुआ है उसकी डायरेक्शन 32x कैप प्लस y कैप लिखी हुई है। इसका मतलब xy प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। इट इज नॉट अलोंग द x एक्सिस, इट इज नॉट अलोंग द y एक्सिस, इट हैज बोथ द कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो x डायरेक्शन में भी है और y डायरेक्शन में भी है। अगर हम एक्सेस के टर्म्स में बात करें तो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो अलोंग x देयर आर 2 and along y there is only 1. So this is the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E नॉट। और हमें मालूम है E क्रॉस B इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। तो जो आउटवर्ड डायरेक्शन है वो E क्रॉस B है, तो इसका मतलब E क्रॉस B एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए आउटवर्ड के लिए। तो B इसके परपेंडिकुलर एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री आगे आएगा, तो इससे 90 डिग्री आगे ये हमारा B वेक्टर होना चाहिए। दिस वन इज B। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज क्वाइट इजी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज सिंपली ई अपॉन वी, वेलोसिटी। तो सबसे पहले अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो वी निकालना पड़ेगा। एंड फॉर वेव इक्वेशन वी इज गिवन बाय ओमेगा अपॉन के। तो वेव इज वी इज ओमेगा अपॉन के। तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं और देखते हैं हमारा ओमेगा कितना, वी कितना आ रहा है। तो ओमेगा इज 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 14 और k जो था वो था 2 पाई बाय 3, 2 पाई 5 इंटू 10 टू पावर 14, एक 5 भी है, 2 पाई बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 7। 2 पाई कैंसिल आउट, 5 3 15 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। 1.5 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो स्पीड है वैक्यूम से कम है, राइट। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं सी अपॉन वी की हेल्प से। सी इज 3 इंटू 10 इज पावर 8 और वी इज 1.5 इंटू 10 इज पावर 8। तो दिस इज 2 इंटू 10 इज पावर 8, कैंसिल आउट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें मिल गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस वन इज 2। तो हमें स्पीड मिल गई, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया, राइट। हम बी नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं, बी नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन सी से, बी नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन स्पीड। ई नॉट की वैल्यू अगर हम देखें कितनी गिवन है, 32x कैप प्लस y कैप, राइट। ई नॉट इन वेक्टर इज 32x कैप प्लस y कैप। तो यहां से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ई नॉट is 30 under root 2 square is 4 plus 1 5, so 30 root 5 is E naught। तो E naught की वैल्यू हमें मालूम है 30 root 5। V की वैल्यू हमें मालूम है
यस, v की वैल्यू हमें मालूम है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बी नॉट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बी नॉट इज 30√5 अपॉन 1.5 इंटू 10⁸। दिस इज बी नॉट, राइट। 1.5 अगर हटाएंगे तो ये हो गया 20√5 इंटू 10⁻⁸। ये बी नॉट हो गया। अब हम देखें हमसे पूछा क्या क्या है। हमने इक्वेशन को अच्छे से एनालाइज कर लिया, तो जो भी क्वांटिटी पूछी होगी अब हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बी एक्स बी वाई, द वेव इज पोलराइज्ड इन एक्स वाई प्लेन with polarization angle 30 degree with respect to x axis and the refractive index of the medium is 2। तो एक ऑप्शन तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 2, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। अब हमें देखने बी एक्स बी वाई और पोलराइजेशन की स्टेट। तो पोलराइजेशन ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स एक्सिस में है, यही हमारा पोलराइजेशन वेक्टर इंडिकेट करता है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, राइट। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हम इंडिकेट कर सकते हैं, डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखें ये कंपोनेंट कितना है। ये कंपोनेंट हमारा है 2 और ये कंपोनेंट कितना है, ये कंपोनेंट है 1। ये एंगल कितना है, अल्फा, राइट। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, √5। तो साइन अल्फा इज 1/√5, कॉस अल्फा इज 2/√5। तो दिस 30 डिग्री इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट। तो ये सी वाला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग है। अब हमें ओनली बी एक्स और बी वाई देखना है। बी एक्स इज नेगेटिव, बी नॉट, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया, बी नॉट साइन अल्फा, और ये वाला कितना हो गया, बी नॉट कॉस अल्फा। तो दोनों कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं, बी एक्स बी नॉट साइन अल्फा विद नेगेटिव साइन, राइट। तो बी एक्स इज माइनस ऑफ बी नॉट साइन अल्फा। बी नॉट की वैल्यू कितनी थी, 20√5 इंटू 10⁻⁸। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, साइन अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेस इज 2, परपेंडिकुलर इज 1, बेस इज 2, परपेंडिकुलर इज 1। तो साइन अल्फा इज 1/√5। तो साइन अल्फा की वैल्यू रखिए 1/√5, 1/√5, outside is negative, so this is -20 into 10⁻⁸ or -2 into 10⁻⁷. Let me check, -2 into 10⁻⁷, this is bx, right। और वेव तो सेम फ्रीक्वेंसी से प्रोपेगेट करती रहेगी, तो प्रोपेगेशन में कोई चेंज आएगा नहीं। तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी सेम है, k सेम है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ए वाला भी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब हमें देखना है वाई वाला, बी वाई कितना है। यस, बी वाई हमारा था प्लस बी नॉट कॉस अल्फा, राइट। 20√5 इंटू 10⁻⁸ और कॉस अल्फा की वैल्यू थी 2/√5। तो 20 इंटू 2 4 इंटू 10⁻⁷, राइट, वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला की टर्म्स में भी लिख सकते और वेबर पर मीटर स्क्वायर की टर्म्स में भी लिख सकते। मैग्नेटिक फील्ड की बहुत सारी यूनिट है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी लिख सकते, राइट। तो हियर इज 2 इंटू 10⁻⁷, जबकि हमारी वैल्यू आ रही 4 इंटू 10⁻⁷। तो दिस वन इज नॉट करेक्ट, दिस वन इज रॉन्ग। तो दो ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट थे, लेकिन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में एक हमें बहुत पॉइंट अच्छे से याद रखने की, एवरी ऑप्शन यू हैव टू चेक कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं है। सारे ऑप्शन एक एक करके चेक करके आपको आंसर फाइंड करना है। तो ए एंड डी आर करेक्ट एंड बी एंड सी आर रॉन्ग। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में पेपर 2 में, राइट। आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट। यस, क्या कह रहे हैं इसमें, a double slit setup is shown in the figure. One of the slit is in medium 2 of refractive index N2. The other slit is at the interface of this medium with another medium 1 of refractive index N1. The line joining the slits is perpendicular to the interface and the distance between the slits is d. The slit widths are much smaller than d. Okay, देखिए इस डायग्राम को समझते हैं।
क्या कह रहे हैं, ये हमें कह रहे हैं कि एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप हमने आपको दिखाया, बिल्कुल इन्होंने हमें दिखाया हुआ है। इसमें दो अलग अलग मीडियम दिए हुए हैं, एक मीडियम 1 हो गया और एक मीडियम 2 हो गया। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। तो मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हैं। इसका मतलब जैसे ही ये वेव या रे हमारे इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, रिफ्रैक्शन सफर करेगी, राइट। ये तो हमें एक पॉइंट दे दिया। फिर स्लिट विड्थ स्मॉल है, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस d है, और एक डिटेक्टर भी दिया हुआ है। A monochromatic parallel beam of light incident on the slit in medium 1. A detector is placed in medium 2 at a large distance from the slit and at an angle theta from the line joining them so that theta equals the angle of refraction of the beam. तो एक चीज और हमें पता लग रही कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये थीटा, राइट। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है थीटा, ये भी हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम में दिखाते हैं कि क्या होगा। और आपको एक चीज और अच्छे से क्लियर रखनी है, याद रखनी है कि जब आईआईटी में रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आए या वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आए, ये जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है ना, ये आईआईटी एडवांस का फेवरेट पार्ट है, राइट। अलग अलग मीडियम चेंज करा के पूछना, ये आईआईटी का फेवरेट हिस्सा है। तो ये हिस्सा हमें बड़े अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्लियर करना है। देखते हैं क्या इसमें हम कर सकते हैं। हमें इसमें गिवन है, यस, ये तो एक मीडियम गिवन है, यहां पर एक स्लिट है और एक स्लिट कुछ डेप्थ पर है। यहां से एक डिटेक्टर दिखाया हुआ है, यहां पर डिटेक्टर, और यहां से कह रहे हैं पैरेलल रेज ही आ रही हैं। तो और ये रे रिफ्रैक्शन के बाद की रे है, राइट। ये रे कौन सी रे है, रिफ्रैक्शन के बाद की रे, जैसा कि क्वेश्चन में हमें समझ में आ रहा है। कह रहे हैं कि ये रे जो है वो रिफ्रैक्शन के बाद वाली रे है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्शन रे का डिफरेंस, ये एंगल आई होगा और ये एंगल आर होगा। ये एंगल आई पे इंसिडेंट हो रही है और इधर ये, यस, इधर ये आर पे जा रही है, दिस वन, राइट। तो हियर इज द बेंडिंग। तो इस डायग्राम को अगर और अच्छे से हम क्लियर करके बनाएं तो हम क्या करते हैं, पहले खाली रिफ्रैक्शन इंडिकेट कर लेते हैं, राइट। एक सरफेस बनाते हैं और रिफ्रैक्शन इंडिकेट कर देते हैं। These are the parallel rays, right? और ये रिफ्रैक्शन सफर करके जा रही है। अब बेटर डायग्राम हमें समझ में आएगा। यहां एक स्लिट है और यहां दूसरी स्लिट है, राइट। और ये जो रे आ रही है ये यहां से आगे जाके डिटेक्टर के पास जा रही है, यहां डिटेक्टर है, ये गिवन है, राइट। तो देखो पाथ डिफरेंस कहां से आएगा, ये दोनों तो पैरेलल रेज हैं, ये दोनों तो पैरेलल है, इनमें पाथ डिफरेंस नहीं आने वाला है। पाथ डिफरेंस कहां से आने वाला है, पाथ डिफरेंस आ रहा है एक यहां से ये, और दूसरा इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये मींस ये वाली जो वेव है ये इतना पाथ कवर करेगी। आप इसका जो भी नाम रखना चाहें, चले x1 रख लेते हैं, और ये वाली जो वेव है ये x2 पाथ कवर करेगी। तो जो पाथ डिफरेंस बनेगा वो x1 माइनस x2 बनेगा, वो x1 माइनस x2 बनेगा। और हमें जो गिवन है वो ये गिवन है d, और यहां से जो रे जा रही है आगे उसका एंगल हमें डायग्राम में दिखाया गया है थीटा विद दिस, राइट। तो इसको भी हम इंडिकेट कर लेते हैं, ये वाला एंगल थीटा दिखाया गया, तो ये भी हमारा थीटा हो गया और ये भी हमारा थीटा हो गया। इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम बी रखते हैं। देखिए क्वेश्चन में तो नहीं दिए, क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिए, तो इसका ए रख लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं। सबसे पहले ए बी की वैल्यू आप बताइए हमें। तो ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू साइन थीटा, तो ए बी हमारा हो गया डी साइन थीटा, ये हो गया ए बी, राइट। अब एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा हो गया। इंसिडेंस एंगल हमें दिया है अल्फा, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, अल्फा हो गया। जो वेवफ्रंट एंगल बनाता है वो डायरेक्टली याद रखना चाहिए, वेवफ्रंट जो सरफेस के साथ एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है, राइट। तो ये हमारा वेवफ्रंट हो गया जो आ रहा है, और ये रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट हो गया, तो ये एंगल अल्फा हो गया, ये थीटा हो गया। ये ए एम कॉल कर लेते हैं और ये ए एन कॉल कर लेते हैं। एम बी हमें निकालना है किसी तरह से, राइट। क्या निकालना है हमें, एम बी हमें निकालना है। तो कितना आएगा एम बी, एक बार एंगल पे
थोड़ा सा देखें एंगल कौन कौन से गिवन है। थीटा इज द एंगल इन दिस मीडियम, सेकेंड मीडियम में एंगल हमारा थीटा है, एंड फर्स्ट मीडियम में कोई एंगल हमें नहीं दिया हुआ है, राइट। फर्स्ट मीडियम में कोई एंगल हमें नहीं दिया हुआ है, तो हमने सपोज किया कि दिस एंगल इज एल्फा, दिस इज 90 माइनस एल्फा, तो दिस वन इज एल्फा, राइट, नॉट दिस वन, दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस एंगल इज एल्फा। तो x1 कैसे निकालेंगे? x1 अपॉन ए बी कितना हो जाएगा? x1 अपॉन ए बी इज साइन एल्फा, तो x1 इज ए बी साइन एल्फा, और x2 अपॉन ए बी कितना हो जाएगा? x2 अपॉन ए बी इज साइन थीटा, तो x2 इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये हो गया। तो हमें x2 भी मिल गया, हमें x1 भी मिल गया। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, हाँ इसको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि हमें सिंपल पाथ डिफरेंस नहीं चाहिए, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस चाहिए। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना होगा? डेल्टा से डिनोट कर लेते हैं, μ1 x1 माइनस μ2 x2। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज म्यू इंटू पाथ कवर। तो यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया μ1 है, और यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो ये पाथ हो गया μ1 इंटू x1, और ये पाथ हो गया μ2 इंटू x2। दोनों का डिफरेंस हमें लेना है। x1 x2 की वैल्यू रख लेते हैं, तो ए बी कॉमन हो गया μ1 साइन एल्फा इक्वल्स टू माइनस μ2 साइन थीटा, ये आ गया। तो जो हमारा पार्ट डिफरेंस आ गया डेल्टा, वो आ गया ए बी μ1 साइन एल्फा माइनस μ2 साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा एक बार डायग्राम को फिर से ध्यान से देखें, तो साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। स्नेल्स लॉ हम यूज कर सकते हैं, तो साइन एल्फा अपॉन साइन थीटा कितना होना चाहिए? μ2 अपॉन μ1। बट स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है साइन एल्फा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। अगर ये वैल्यू हम यहां यूज करें तो μ1 साइन एल्फा μ2 साइन थीटा बराबर हो गया, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा कितना हो गया? 0 हो गया। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा हमारा कितना हो गया? 0 हो गया डिटेक्टर वाले पॉइंट पर। तो यहां जो डिटेक्टर पर रे पहुंच रही है, वेव पहुंच रही है, उनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी। अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। तो फेज डिफरेंस अगर 0 है तो फिर हमारा डी से तो इंडिपेंडेंट हो ही गया। यस, तो ये ट्रू ऑप्शन हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। द रेज टू रेज इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली एट द डिटेक्टर, ये भी हमारा करेक्ट हो गया। जो दो रे मिल रही हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं। The phase difference between the two rays depends on N1 but is independent of N2। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमारा पाथ डिफरेंस 0 है, वो तो N1 N2 पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो सी वाला रॉन्ग है। डी वाले की बात करें, the phase difference between the two rays vanishes only for certain values of D। डी से तो इंडिपेंडेंट है, राइट। तो डी से इंडिपेंडेंट है क्योंकि हमें बोल दिया ये रिफ्रैक्शन एंगल है, तो यहां पे रिफ्रैक्शन से पहले ही पाथ चेंज हो गया और डी से हमारा सारा कुछ इंडिपेंडेंट हो गया, तो ये वाला भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो ए एंड बी दो ऑप्शन इसमें हमारे करेक्ट हो गए और दो रॉन्ग हो गए। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो रिफ्रैक्शन है ना, मीडियम का चेंज होना है, ये IIT एडवांस का बिल्कुल फेवरेट पार्ट है, राइट। फेवरेट है ये, किसी भी तरह से, कभी इधर मीडियम अलग दे देंगे, इधर अलग दे देंगे, कभी अब जैसे इसमें नीचे अलग दे दिया, हो सकता है मिड में अलग कर दे। तो डिफरेंट मीडियम में हमें ऑप्टिकल पाथ जब देखना है तो केवल म्यू इंटू पाथ हमें ध्यान रखना है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है। इजी क्वेश्चन है ये, इंटरफेरेंस से रिलेटेड, राइट। आगे बढ़ के देखें नेक्स्ट क्या है। 2020 पेपर 1 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? A parallel beam of light strikes a piece of transparent glass having cross section as shown in the figure. Correct shape of emergent wave front। तो हाइगेंस वेव प्रिंसिपल, हाइगेंस प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये।
अगर हम यहां पर देखें तो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, हम प्लेन वेव फ्रंट बना लेते हैं, ये प्लेन वेव फ्रंट हमारा इंसिडेंट हो रहा है। जब वेव फ्रंट मीडियम में आएगा तो मीडियम में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो मीडियम में अगर इसकी डिस्टेंस कवर की बात करेंगे हम, तो मीडियम में ये स्लो चलेगा और एयर में ये ज्यादा चलेगा। तो जहां मीडियम में थिकनेस कम है, यहां मीडियम में थिकनेस कम है, एयर में आ गया, तो यहां वाला वेव फ्रंट आगे निकल जाएगा और यहां वाला वेव फ्रंट पीछे रह जाएगा, राइट। तो बिल्कुल इसकी शेप की रिवर्स शेप आने शुरू हो जाएगी। यहां जितना ये मीडियम बड़ा होता जाएगा उतना आगे का पार्ट छोटा होता जाएगा, जितना ये मीडियम छोटा होता जाएगा उतना आगे का पार्ट बड़ा होता जाएगा। तो दिस विल बी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, एक तरीका। इसी को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस पर ये प्लेन वेव फ्रंट हमने इंसिडेंट करा दिया। व्हाट विल बी नेचर ऑफ द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट? सर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट विल बी यस कन्वर्जिंग, ये तो आप सबको मालूम है, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट होगा। और अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस से वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा? सर ये डाइवर्जिंग होगा, यस ये बिल्कुल डाइवर्ज करते हुए जाएगा, यहां से रे स्प्रेड हो जाएंगी, ये आपको मालूम है। अब हम ड्रॉ करते हैं वो वाली सरफेस जो गिवन है। तो देखिए यहां से फ्लैट गिवन है, यहां से थिक गिवन है और ये बीच में से थिन गिवन है, लाइक दिस वन, ऐसा दिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये वाला पार्ट कैसा है, कॉन्वेक्स, ये वाला पार्ट कैसा है, कॉन्वेक्स। तो आप बीच वाला सोच रहे थे, बीच वाला कॉनकेव लिख देते, राइट। अब कॉनकेव का काम क्या है, डाइवर्ज कराना, कॉन्वेक्स का काम क्या है, कन्वर्ज कराना। तो ये ऊपर वाला हिस्सा कन्वर्ज हो गया और बीच वाला हिस्सा डाइवर्ज हो गया और नीचे वाला कन्वर्ज हो गया, तो ये बन गई आउटपुट वेव फ्रंट की शेप, राइट। तो दोनों तरह से देख सकते हैं आउटपुट वेव फ्रंट की शेप, सिंपल डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं और यस सिंपल डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं और लेंसेज के कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं। ये ए मैच होते हुए दिखाई दे रहा है, ये दिस वन एंड देन दिस वन, यस दिस वन। तो ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था 2020 पेपर 1 में ये पूछा गया था हाइगेन्स वेव प्रिंसिपल से। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट 2019 पेपर 2। देखिए हर साल एक क्वेश्चन आपको मिल ही रहा है, राइट। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज 0.3 and the screen distance is 1 meter. A parallel beam of light of wavelength 600 nanometer is incident on the slit at an angle alpha as shown in the figure, right. On the screen the point O is equidistant from the slits and distance PO is 11 millimeter. Which of the following statement is are correct? For alpha is this, alpha is this, fringe spacing depends on alpha. तो देखिए अगर हमें यहां पर पैटर्न निकालना है तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन जब भी हमें एनालाइज करना है तो हमें केवल देखना है पाथ डिफरेंस। तो हमें ओ पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस देखना है, पी पॉइंट के लिए भी पाथ डिफरेंस देखना है, राइट। एंगल जो हमें गिवन है वो ये वाला एंगल गिवन है एल्फा, दिस वन इज एल्फा, ये एंगल एल्फा गिवन है, राइट। पी डिस्टेंस हम ले लेते हैं y। हम अगर इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके बनाएं दोबारा से, ये आपको दो स्लिट्स का अरेंजमेंट दिखा रखा है, राइट। और पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रही है लाइक दिस वन, ये इंसिडेंट हो रही है पैरेलल और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, राइट। ये मिड पॉइंट वाली लाइन दिखा रखी है, ये एंगल अल्फा दिखा रहे हैं, ये भी अल्फा हो गया, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा हो गया, राइट। सबसे पहले तो एंगल ही देखने हैं। अब अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डी साइन अल्फा हो गई। तो लेफ्ट साइड तो हमारी एनालाइज हो गई कि जो लेफ्ट साइड से पाथ डिफरेंस आ रहा है वो डी साइन अल्फा का पाथ डिफरेंस आ रहा है। अब बारी आती राइट साइड की। राइट साइड में इन दोनों से पी पॉइंट पे एक वेव आ रही जो सेंटर से वाई डिस्टेंस पे है। तो राइट साइड में कुछ नया नहीं किया हुआ है, जैसा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता ही है, सेंटर से वाई डिस्टेंस पर एक पॉइंट दिया हुआ है। ये S2 है, ये S1 है, ये P है। ये तो YDSC में निकाला ही हुआ आपने, S2P माइनस S1 पर कितना आता है, S2P माइनस S1P। ये S2P माइनस S1P आपने निकाला था YD अपॉन डी, ये तो याद ही है आपको। तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो गया,
तो नेट पार्ट डिफरेंस हमारा हो गया डी साइन एल्फा प्लस वाई डी अपॉन टी, ये हो गया। एल्फा स्मॉल दिए है, दो पर्टिकुलर अल्फा के लिए हमें एनालाइज करना है, एक अल्फा इक्वल टू 0 के लिए और एक अल्फा इक्वल टू 0.36 अपॉन पाई डिग्री के लिए, राइट। अगर अल्फा को स्मॉल ले लेते हैं तो हमारा काम साइन अल्फा अल्फा में रिप्लेस करना है, राइट। फॉर स्मॉल अल्फा साइन अल्फा आपने रिप्लेस कर लिया अल्फा में और डेल्टा आपका हो गया अल्फा डी प्लस वाई डी अपॉन डी, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा 0 के लिए एनालाइज करते हैं, राइट। एक बार अल्फा 0 के लिए एनालाइज करते हैं और दूसरी बार जो वैल्यू गिवन है उसके लिए एनालाइज करेंगे, तो इसके लिए तो डेल्टा कितना हो गया, वाई डी अपॉन डी ही हो गया। क्या पूछा है, फॉर अल्फा इक्वल देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो भाई ये तो चेक करना पड़ेगा कि ये लैम्डा बाय 2 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। तो वैल्यू सारी गिवन है हमें, स्मॉल डी इज गिवन एज 0.3 mm, कैपिटल डी इज गिवन एज 1 मीटर एंड वेवलेंथ इज गिवन एज 600 नैनोमीटर। तो स्मॉल डी इज 0.3 mm एंड कैपिटल डी इज 1 mm, स्मॉल डी इज 3 mm and capital D is 1 meter and lambda is 600 नैनोमीटर। हमें एक्चुअल में डेल्टा और लैम्डा का कंपैरिजन करना है, तो हम सीधा जो निकालेंगे वो डेल्टा अपॉन लैम्डा ही निकाल लेते हैं, वाई डी अपॉन डी लैम्डा। वाई भी गिवन होना चाहिए, भाई हमें अल्फा इक्वल टू 0 पॉइंट पी एनालाइज करना है ना, तो वाई भी गिवन होना चाहिए। डिस्टेंस पीओ इज गिवन 11 मिलीमीटर, तो वाई भी गिवन है आपको 11 मिलीमीटर। रखें सारी वैल्यूज, डेल्टा अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू वाई हो गया 11 इंटू 10⁻³ डी हो गया 3 टू 10⁻³ अपॉन कैपिटल डी 1 और लैम्डा हो गया 600 इंटू 10⁻⁹ नैनो मतलब -9, राइट। 3,369 3 रह गया, राइट। ये 3 भी कैंसिल करते हैं 200, ये 2 भी दे देते 3 3 6 2 8 और ओनली एक 10 रह गया, राइट। तो ये 11/2 ही रह गया ना भाई, 3 और 3 6 और 2 8 9 और एक रह गया दिस वन, राइट। तो y हमें दिया था 11 मिलीमीटर, स्मॉल d हमें दिया हुआ है 3 मिलीमीटर, राइट। तो हमने इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, राइट। d इज 0.3 मिलीमीटर नॉट 3 मिलीमीटर, d इज 0.3 मिलीमीटर, तो दिस इज 0.3, तो 0.3 मतलब 1/10 और दिस इज 11/2, तो डेल्टा इक्वल्स टू 11/2 लैम्डा, 11/2 लैम्डा। तो कैसा आया, ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, 11 इंटू लैम्डा/2। डेल्टा अपॉन लैम्डा पार्ट डिफरेंस हमने देखा तो कितना आ गया हमारा 11/2 लैम्डा, तो 11 लैम्डा/2 ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा/2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा/2। तो क्या बन गया, मिनिमा बन गया। तो एट पॉइंट y देयर इज मिनिमा फॉर अल्फा इक्वल्स टू 0, फॉर अल्फा इक्वल्स टू 0 विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव आ रहा है जी, कंस्ट्रक्टिव नहीं आ रहा है, राइट। अब हमें अल्फा इक्वल टू 0.36 अपॉन पाई, पॉइंट पी भी देखना है और पॉइंट ओ भी देखना है। तो एट अल्फा इक्वल टू 0.36 अपॉन पाई, डिग्री है तो पाई अपॉन 180 रेडियन में बदल लेते हैं, ये हो गया, अल्फा मिल गया। पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, ये अल्फा डी एक्स्ट्रा था ना, इसी की वैल्यू निकालें पहले, 0.36 अपॉन 180 और डी इज 0.3 मिलीमीटर, राइट। मिलीमीटर मतलब 10⁻³ यही हो गया।
और अगर अल्फा से डिवाइड कर ले, मतलब लैम्डा से डिवाइड कर लें, तो लैम्डा हमारा था 600 नैनोमीटर -9। तो 36 इंटू 3 अपॉन 1, 1 2 3 और 3 6 और 3 9, पूरा कट गया, राइट। तो कितना आ गया? ये तो 1 आ गया भाई। 18 2 36, 3 2 6 6 1 आ गया। तो अगर हम इस बार देखते हैं पॉइंट पी पर, तो डेल्टा जो था वो था अल्फा डी प्लस वाई डी अपॉन डी। हमने इसको लैम्डा से डिवाइड किया, ये आ गया। ये कितना आया? 1, और ये कितना आया था? 11/2। तो टोटल हो गया 13/2। तो डेल्टा डैश इज 13/2 लैम्डा, अगेन मिनिमा बन गया भाई। तो पॉइंट पी अभी भी मिनिमा ही रहेगा, राइट। और पॉइंट ओ की अगर हम बात करें, ओ पे क्या था? यस, ओ पे क्या था? ओ पर हमारा जो डेल्टा डैश होगा वो ये तो 0 ही हो गया ना, y 0 हो गया ओ के लिए। तो एट ओ y इज 0, तो हमारा डेल्टा डैश जो रह गया वो अल्फा डी अपॉन लैम्डा रह गया, राइट, अपॉन लैम्डा। दिस इज 1। तो डेल्टा इक्वल्स टू लैम्डा मीन्स 2 लैम्डा बाय 2। दिस इज even multiple of lambda by 2. Even multiple of lambda by 2 means maxima be there. तो इस बार यहां पर हमारा मैक्सिमा बनेगा पॉइंट ओ पर, राइट। तो पॉइंट ओ इज मैक्सिमा। तो अल्फा इक्वल देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट ओ, ये भी गलत हो गया। एट दिस देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पी, ये वाला हमारा करेक्ट हो गया। तो एक तो करेक्ट आ गया, राइट। हमें लग रहा था सारे ही रॉन्ग ना हो रहे हो। फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड्स ऑन अल्फा। फ्रिंज स्पेसिंग इज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा, राइट। और दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा अगर हम देखेंगे तो हमारा जो पाथ डिफरेंस है दिस वन, ये अल्फा डी कट जाएगा क्योंकि ये एन पे डिपेंडेंट ही नहीं है, राइट। तो फ्रिंज विड्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, फ्रिंज विड्थ डज नॉट डिपेंड अपॉन अल्फा। फ्रिंज विड्थ अल्फा पे डिपेंडेंट नहीं है। और ये कह रहे हैं कि फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड्स ऑन अल्फा। फ्रिंज स्पेसिंग मींस फ्रिंज विड्थ। तो दिस वन इज again wrong. Fringe spacing depends on alpha is not correct. Fringe spacing is independent of alpha. So only C is the correct answer in this one, right? तो एक ही correct है C. Fringe spacing is independent of alpha. Okay, इधर वाला पाथ देखिए, जब ये आगे चेंज होगा तो इधर वाला पाथ वेरी करेगा। इधर वाले पाथ में कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो किसी भी इस पे चले जाएं तो पीछे वाला पाथ हमारा रोल प्ले नहीं करेगा। जो आगे वाला पाथ है वाई डिपेंडेंट पाथ है, केवल उसी में हमारा चेंज आएगा, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2017 पेपर 2 क्या कह रहे हैं इस बार? टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्सेज S1 एंड S2 ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर आर प्लेस्ड symmetrically रखे हैं on either side of the center of the circle as shown. The sources are separated by distance 1.8 millimeter. This arrangement produces interference fringes visible as alternate bright and dark spots on the circumference of circle. The angular separation between two consecutive bright spots considered as delta theta. Which of the following option are correct? So option A, B, C and D, चार में से कौन कौन से करेक्ट हैं ये चेक करना है। S1 और S2 हमें दिया हुआ है। P1 पॉइंट इसके बाइसेक्टर पे है, राइट, और P2 पॉइंट इनके लाइन ज्वाइनिंग वाले पर है। तो अगर हम नोटिस करें तो S1P और S2P कितने होंगे? यस, आप पता लगा सकते हैं इन दोनों क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। आप ठीक सोच रहे हैं। तो P1 पॉइंट पर जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो 0 है। और अगर हम P2 पॉइंट को देखें तो P2 पॉइंट पर ये एक S1P2 बड़ा हो गया, S2P2 छोटा हो गया। तो अगर दोनों का डिफरेंस लेंगे तो S1 S2 के बराबर आएगा। तो डेल्टा 2 सिंपली S1P2 माइनस S2P2, ये तो D के बराबर आ जाएगा, मैक्सिमम होगा।
इससे ज्यादा पार्ट डिफरेंस तो इसमें हमें मिलने वाला ही नहीं है, राइट। पूछा क्या क्या है, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट स्पॉट डिक्रीजेस है, तो हमें तो इसका मतलब जनरल पॉइंट थीटा पे भी एनालाइज करना पड़ेगा, जहां पर ये गिवन है यहां पर भी देखना पड़ेगा। तो लेट्स सी, डायग्राम बना के देखते। ये S1 है, ये S2 है, ये कोई पॉइंट है, राइट, और कौन सा एंगल गिवन है, यस, ये एंगल गिवन है थीटा। यहां से गई एक यहां से गई। हम सबसे मेन तो एंगल ही पता लगाना है, अगर एंगल की हेल्प से पार्ट डिफरेंस मिल जाए तो फिर हमारा इंटरफेरेंस इजीली सॉल्व हो जाता है। तो पार्ट डिफरेंस अगर हमें देखना है तो यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, राइट, ये हो गया हमारा पार्ट डिफरेंस। ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा। तो अगर S1 S2 D दिया है तो ये पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा डी साइन थीटा, ये हो गया पार्ट डिफरेंस, डेल्टा इज डी साइन थीटा। अगर हमें थीटा का वेरिएशन देखना है, मतलब फ्रिंज विड्थ देखनी है, तो फ्रिंज विड्थ तो डी थीटा, राइट, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी ऑफ डेल्टा, डी साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। तो डी थीटा इक्वल्स टू डी डेल्टा अपॉन डी कॉस थीटा, राइट। थोड़ा सा ध्यान देना, ये डी हमारा डिस्टेंस है और ये डी डिफरेंशियल का सिंबल है, तो कंफ्यूज ना हो तो हम इस डिफरेंशियल के सिंबल को कैपिटल डी बना देते, राइट, डिफरेंशियल के सिंबल को कैपिटल डी बना लेते क्योंकि स्मॉल डी हमारे पास दिया हुआ है। तो ये जो डी ऑफ थीटा है ये कॉस थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक चीज हमें पता लग रही है। तो अगर किसी भी पॉइंट पर हम फ्रिंज सेपरेशन की बात करेंगे, डी थीटा की बात करेंगे, तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल है। अब अगर थीटा आप इंक्रीज करते हो, थीटा इंक्रीज करते हो, तो कॉस थीटा क्या होगा, यस, थीटा इंक्रीज करने पे कॉस थीटा डिक्रीज होता है। कॉस का ग्राफ हमें ध्यान है, दिस टाइप ऑफ कर्व इज देयर। तो थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं कॉस थीटा डिक्रीज करता है। अब कॉस थीटा डिक्रीज करेगा, डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा, तो डी थीटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो सेपरेशन इंक्रीजेस, राइट, तो सेपरेशन इंक्रीजेस। तो जब हम P1 से P2 की तरफ जा रहे हैं तो सेपरेशन इंक्रीज कर रहा है। देखें क्या गिवन था, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स डिक्रीजेस, और हमारा कर रहा है इंक्रीज। तो पहला वाला ऑप्शन तो रॉन्ग है। अब बारी लगानी है एट P2 द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज विल बी मैक्सिमम। ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, भाई कोई भी फ्रिंज हो, मैक्सिमा बने या मिनिमा बने, ये नहीं कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं जो ऑर्डर है वो मैक्सिमा है। तो जहां पार्ट डिफरेंस मैक्सिमम होता है वहां मैक्सिमम ऑर्डर की फ्रिंज बनेगी। तो दिस वन इज ट्रू, इसमें तो हमें कुछ सोचना भी नहीं है कि जहां पार्ट डिफरेंस मैक्सिमा है वहां मैक्सिमम ऑर्डर बनेगा। व्हाई, सिंस पाथ डिफरेंस इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। तो जहां पार्ट डिफरेंस मैक्सिमम, वहां इंटरफेरेंस मिनिमा बने या मैक्सिमा बने, बनेगा मैक्सिमम ऑर्डर का ही, सबसे बड़ा वाला, उससे छोटा मतलब उससे बड़ा और कहीं इस डायग्राम में नहीं बन सकता है। अ डार्क स्पॉट विल बी फॉर्म्ड एट पॉइंट P2। अब ये हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि P2 पे मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो P2 पे पार्ट डिफरेंस कितना है, D के बराबर। एट P2 पार्ट डिफरेंस कितना है, D के बराबर, और D कितना था 1.8 mm, 1.8। अगर हमें मैक्सिमा या मिनिमा देखना है तो हमें पता लगाना है कि लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा को लैम्डा से डिवाइड कर लेते हैं। 1.8 मिलीमीटर माइनस 3, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, द लैम्डा इन दिस इक्वेशन इज गिवन एज 600 नैनोमीटर। तो 600 नैनोमीटर ये हो गया, राइट, ये हो गया 1.8 अपॉन 6, 2 और 3 5 रह गया 4, 18 3 3000 ये आ गया।
इसका मतलब डेल्टा मैक्स जो है वो 1500 नहीं 3000 मतलब 6000 हो गया ना। लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल में देखना है तो 6000 इंटू लैम्डा बाई 2, राइट, 6000 इंटू लैम्डा बाई 2। एट P2 path difference is just equals to d and d is given 1.8 millimeter, right? The total number of fringes produced between P1 and P2 in first quadrant is close to 3000. Okay, a dark spot will be formed at the point P2. तो भाई P2 पर जो हमारी कंडीशन आ रही है वो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आ रही है। तो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 का मतलब हुआ मैक्सिमा बनेगा, ब्राइट स्पॉट। क्या बनेगा? ब्राइट स्पॉट बनेगा एट पॉइंट P2, राइट। डार्क नहीं बनेगा, ब्राइट स्पॉट बनेगा, राइट। और जो मैक्सिमम ऑर्डर बन रहा है, मैक्सिमम ऑर्डर हमारा कितना बना P2 पर? मैक्सिमम ऑर्डर कितना बना हमारा? 3000 लैम्डा, राइट। कितना है? D 3000 लैम्डा। डेल्टा मैक्स इज 3000 लैम्डा। अब देखो, 0 पे मैक्सिमा होता है, लैम्डा पे, 2 लैम्डा पे, 3 लैम्डा पे, ये सारे मैक्सिमा हैं। 3000 लैम्डा, ये सारे मैक्सिमा, राइट। तो 3001 हो गए, राइट। भाई एक 0 पे भी है ना, और 3000 ये भी है। तो टोटल अप्रोक्स लिखा है शायद क्वेश्चन में, the total number of fringes produced between P1 and P2 in the first quadrant is close to 3000. This one is correct answer. ये हमारा करेक्ट हो गया, राइट। तो दो ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, B एंड D, और दो रॉन्ग हो गए, A एंड C, राइट। P2 पर हमारा मैक्सिमा बन रहा है, मिनिमा नहीं बन रहा है, क्योंकि D 1.8 डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया, तो बिल्कुल मैक्सिमा बन रहा है, मिनिमा नहीं बन रहा है। तो C इज रॉन्ग ऑप्शन, राइट। आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट। यस, 2016 क्या कह रहे हैं? While conducting the Young's double slit experiment, a student replaced the two slits with a large opaque plate in the XY plane containing two small holes that act as a coherent point sources. देखिए, एक बड़ी खास चीज आपने नोटिस करी, जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए सब में एक ही वेवलेंथ दी हुई है, 600 नैनोमीटर, राइट। वेवलेंथ चेंज नहीं कर रहे। द स्टूडेंट मिस्टेकनली प्लेस द स्क्रीन पैरेलल टू द XZ प्लेट। अच्छा, मतलब इनके सामने रखने की जगह यहां पैरेलल में रखती है, कोई बात नहीं। एज शोन in the figure, the distance between the source 0.6003 millimeter, the origin O is at the intersection of the screen and the line joining S1 S2. Which of the following is a true of the intensity pattern on the screen? तो भाई ये तो हमारा बिल्कुल ऑब्वियस सा हो गया कि S1 S2 के पैरेलल रखती है। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पीछे भी अभी हमने किया, जहां सर्कल इसके बनाया था, इस बार इसी की लाइन के ज्वाइन करने वाले पॉइंट को हमने देखा था। तो वही पॉइंट यहां पर भी S1 S2 ऊपर, अगर ऊपर देखेंगे तो S1O माइनस S2O पार्ट डिफरेंस होगा, लेकिन कहां निकालना है, ये ऑप्शंस कहां है देखिए। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? ए ऑप्शन क्या गिवन है? सेमी सर्कुलर ब्राइट एंड डार्क बैंड सेंटर्स एट पॉइंट O. The region very close to point O is dark, straight bright and dark bands parallel to x-axis and hyperbolic bright and dark fringe. देखिए, अगर हमारा जो स्क्रीन है वो S1 S2 के सामने पैरेलल रखी जाए तो S1P S2P का डिफरेंस कांस्टेंट हमें हाइपरबोला देता है। लेकिन इस बार जो हमारी स्क्रीन है वो S1 S2 अगर यहां पर है तो स्क्रीन यहां रखी हुई है, तो यहां से अगर कोई हम वेव देखेंगे इस तरह की, तो ये पूरा यहां सर्कल बनेगा, तो यहां पर सर्कुलर फ्रिंजेस हमारी बनेंगी इन दिस केस। तो इस बार S1 S2 जो हमारा पैटर्न देगा वो सर्कुलर फ्रिंजेस का देगा, हाइपरबोलिक फ्रिंजेस तो बिल्कुल नहीं देगा। तो इसको तो आप रिजेक्ट कर दीजिए, हाइपरबोलिक फ्रिंजेस तो हमारी बननी नहीं, राइट। स्ट्रेट ब्राइट एंड डार्क, स्ट्रेट भी नहीं है, तो ये भी हमारा रिजेक्ट हो गया। तो हमें दो ही ऑप्शन चेक करने, A एंड B, राइट। C और D तो हमारे
कैंसिल हो चुके। सेमी सर्कुलर ब्राइट एंड डार्क बैंड्स सेंटर्ड एट ओ। हमारे जो इस बार क्वेश्चन में हमें स्क्रीन दिया है वो केवल अप दिया हुआ है, डाउन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो हमारे रिंग्स बन रहे हैं ये आधे आधे बनेंगे, पूरे पूरे रिंग नहीं बनेंगे, तो केवल ऊपर वाला पार्ट दिखाई देगा। तो सेमी सर्कुलर अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स हमारे बनेंगे। ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब आगे बढ़े, देखें द रीजन वेरी क्लोज टू द पॉइंट ओ विल बी डार्क। ओ वाला पॉइंट हमें एनालाइज करना पड़ेगा। तो एट ओ देखते हैं क्या होगा। एट ओ, ओ पर हमारा जो पार्ट डिफरेंस है डेल्टा वो S1O माइनस S2O के बराबर है। S1O माइनस S2O के बराबर है। और S1O माइनस S2O तो सिंपली S1 S2 के बराबर हो गया और ये हमारा D के इक्वल हो गया। ये हमारा किसके इक्वल हो गया? D के इक्वल हो गया। D कितना गिवन है? D इज गिवन 0.6003 मिलीमीटर, राइट। ओके, कैपिटल D इज आल्सो गिवन 3 मीटर, बट इट हार्डली मैटर्स क्योंकि S1 और S2O सीधा सीधा माइनस होकर D मिल गया, तो कैपिटल D की हमें नीड ही नहीं है, राइट। स्मॉल d इज 0.6003 मिलीमीटर। 6003 इंटू 10⁻³ लैम्डा हमें याद आ गया 600 नैनोमीटर गिवन है, तो ये हो गया -9, राइट। 396 हो गया। 600320 ये 9 ऊपर आ गया ना, 3 6 रह गया, 4 तो इसी को मिल गए, 2 जीरो लग गए नीचे 600। ये 3 से कैंसिल करें, 2001/2 ये हो गया। तो डेल्टा इक्वल्स टू 2001 इंटू λ/2, तो ऑड मल्टीपल, तो मिनिमा हो गया। ओ पर मिनिमा बन रहा है, राइट। ओ पर क्या बन रहा है? मिनिमा बन रहा है। अब अल्टरनेट मिनिमा और मैक्सिमा बनने हैं, राइट। अल्टरनेट मिनिमा और मैक्सिमा बनने हैं और ओ हमारा डार्क हो गया है, राइट। ये पूरा डार्क हो गया है। इसका मतलब ओ के आसपास का रीजन हमारा क्या रहेगा? डार्क रीजन रहेगा, इंटेंसिटी 0 रहेगी। The region very close to point O will be dark. Yes, the region very close to O will be a dark region. तो बी वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो आप देख रहे हैं कैसे बड़े आराम से इस टॉपिक के क्वेश्चन जो IIT एडवांस में आए वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सारे के सारे एक ही कॉन्सेप्ट पर हैं। पाथ डिफरेंस आपको निकालने और पार्ट डिफरेंस निकाल के सिंपली बस पार्ट डिफरेंस अगर आपको मिल गया तो पार्ट डिफरेंस से सिंपली हम मैक्सिमा और मिनिमा को डिसाइड कर लेते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस में एक यही चीज बार बार हमसे पूछ रहे हैं, राइट। और देखते नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। यस, 2015 का क्वेश्चन है ये, इसे भी ध्यान से देखते हैं। यंग्स डबल स्लिट, देखिए फिर से आप ध्यान दीजिए, जैसा 2020 में था जिसमें 2 अलग अलग मीडियम थे, यहां भी 2 अलग अलग मीडियम कर दी। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है फिर से, लेकिन इस बार उसमें S1 से हमारा मीडियम स्टार्ट हो गया था और इसमें मिड पॉइंट से नीचे मीडियम अलग है, मिड पॉइंट से ऊपर मीडियम अलग है। और पॉइंट कहां ले रहे हैं? शोन इन द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमा ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर। पोजीशन ऑफ मैक्सिमा ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इसी पॉइंट को देख रहे हैं। एक पाथ ये है और दूसरा पाथ ये, बड़ा मुश्किल हो गया, पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब पाथ डिफरेंस कितना होगा? पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू S2P माइनस S1P लिख ले। अगर ये लिखा तो हमारे मार्क्स 0 होने वाले। क्यों? क्योंकि हम पाथ डिफरेंस नहीं लेते, हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस लेते हैं। और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है, उसको बिना लिए हम काम नहीं कर सकते, राइट। S2P वाटर के अंदर है तो वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसमें मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। तो S2P इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर माइनस S1P इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 ही होता है। S2P
म्यू जी ग्लास 4 सॉरी वाटर नॉट ग्लास नॉट जी इट इज डब्ल्यू वाटर और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है राइट इट इज डब्ल्यू माइनस S1P म्यू ए इज 1। अब S2P और S1P कैसे निकालें? ये डिस्टेंस कितनी है d ये डिस्टेंस कितनी है x तो कैसे निकाल सकते हैं? ये पाइथागोरस लगा सकते हैं। ये d है ये x है तो ये कितना हो गया अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गई आपकी डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यूज कर लें तो डेल्टा इक्वल्स टू 4/3 अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैलकुलेशन आसान हो गई है राइट 4/3 माइनस 1 इज सिंपली 1/3 अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया पार्ट डिफरेंस मिल गया। मैक्सिमा अगर है तो पार्ट डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होना चाहिए राइट तो अगर मैक्सिमा है तो डेल्टा जो है वो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। लगा देते हैं 1/3 अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 4/3 sorry not 4/3 it is just m lambda right it is just m lambda तो अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3m lambda राइट x निकालना है हमें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड राइट अगर इसका हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल गया डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब गिवन क्या है क्वेश्चन में राइट क्वेश्चन में देखें तो गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर पी स्क्वायर एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 9m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कैंसिल आउट तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और p इक्वल्स टू 3 तो p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 राइट तो क्या पूछा गया था द वैल्यू ऑफ p इज तो करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज 3 तो दिस इज द क्वेश्चन 2015। तो देखिए हमने आपके साथ डिस्कस किए 2015 से लेके 23 तक जो भी क्वेश्चन हमारे वेव ऑप्टिक्स से आए थे राइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक ही क्वेश्चन हमारे पास आया इन प्रीवियस ईयर में उसको हमने डिस्कस किया और साथ में वेव ऑप्टिक्स से जितने भी क्वेश्चन है वो सारे यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास आते राइट ऑफ कोर्स डिफ्रैक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट इज आल्सो इंपॉर्टेंट वो भी हमें अच्छे से आना चाहिए क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इसी तरह से बन सकता है जैसे क्योंकि इसमें भी पार्ट डिफरेंस देखना है उसमें भी पार्ट डिफरेंस देखना है बस उसमें जो पार्ट डिफरेंस है वो सिंगल वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट से एनालाइज करते हैं और इसमें जो पार्ट डिफरेंस है वो दो अलग अलग सोर्सेस से देखते हैं। तो इंटरफेरेंस में जो हमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को एनालाइज करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारे हैं वो S1 S2 से पाथ डिफरेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है राइट S1 S2 से पाथ डिफरेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है फिर भले ही वो पीछे से हमारे पाथ को चेंज करके लाएं या स्क्रीन की पोजीशन चेंज करके लाएं तो जब कभी भी क्वेश्चन इंटरफेरेंस से बनता है यही क्वेश्चन बनता है। हाँ ऑफ कोर्स रे ऑप्टिक्स हो या वेव ऑप्टिक्स हो एक चीज पर IIT एडवांस का स्ट्रेस रहता है वो रहता है मीडियम का चेंज होना। तो आपको प्लेन सरफेस हो कर्व सरफेस हो रिफ्रैक्शन अच्छे से आना चाहिए तभी आप IIT एडवांस के क्वेश्चन ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं राइट तो आपने देखा कितनी सिंपल क्वेश्चन थे ये IIT एडवांस के जिनको आप अगर थोड़ा सा भी हमने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा हुआ है तो बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं राइट तो ये था हमारा आज का JEE एक्सप्रेस का सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया EM वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक रे ऑप्टिक्स में तब तक के लिए यस ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू बाय बाय VCNs।